बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो न्यूमेरिकल हमने किया था उसी को पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये आ रहा है। आपने क्वेश्चन क्या था सर, तुम देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, ये वाला बी पार्ट, दिस वन। कहता है एनुअल जी। रेवेन्यू फॉर हाइड्रोकेमिकल इफ इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय द 10%। 10% प्राइस रिड्यूस की गई है। अब डाटा पूरा पढ़ते हैं। कहता है द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ कॉफी इज प्लानिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स टू 5,000 यूनिट per year, which is the maximum capacity of the factory. He collected the following information as a part of his situational analysis. उसने कहा जी प्राइस ऑफ हाइड्रोकेमिकल कितनी है, 140 है। द प्राइस ऑफ कंपेटिटर हिप्पो बैरल वाज रिड्यूस्ड बाय 20% टू 120 इन 2020. This result in an 8% decrease in demand for the hydrochemical to 4,000 in 2021. Estimated price 40,000। elasticity of demand for the hydrochemical is -1.2. ओके। फिर उसने आपसे बात बोली WTZ promotes the hydrochemical through adverts in specialist magazine and containing chatty directly. The promotional budget इतना था, टारगेटिंग मार्केटिंग स्पेंडिंग इतनी थी। अब उसने कहा कि एनुअल रेवेन्यू निकालना है। क्या निकालना है आपने? एनुअल रेवेन्यू निकालना है इफ इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर हम उसकी प्राइस को 10% कम कर दें तो आपने बताना है कि भाई कितना होगा। अब यहां पर जो पहली बात तो ये डाटा देख लिया आप लोगों ने पूरा का पूरा। हमारे जी। पास यहाँ पर जो चीज यूज करने वाली है, एक लाइन नंबर दिस वन, उसने कहा है प्राइस इज रिड्यूस दिस वन। और यहाँ उसने आपको जो फोर्थ बुलेट पॉइंट दिया हुआ है एस्टिमेटेड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो इतनी दी हुई है। बाकी कहीं पर भी उसने प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं की। ऊपर उसने देखा, उसने बात की है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की, 0.2 और 3 जो बुलेट पॉइंट है। और लास्ट में उसने बजट की बात कर दी है लास्ट 2 पॉइंट्स में। अब बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है मेरे बेटा कि आपने बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले आपका, तुम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एग्री? उन्होंने आपको इसका आंसर दिया हुआ है, इसका पॉइंट खुद बता दिया कि 10% प्राइस हुई है। इसका आंसर उसने बता दिया -1.2। आपके पास ये वैल्यू नहीं गिवन। अब आपको ये वैल्यू क्यों चाहिए? ये वैल्यू इसलिए चाहिए ताकि आपको पता हो कि चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन जी। क्वांटिटी कितनी आई है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई है हम जानते हैं। एक तो ये चीज है यहाँ पर। दूसरी बात वो यहाँ पर कहता है कि जो टोटल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? सेल सेलिंग इन जो प्राइस क्वांटिटी सो। इनटू क्वांटिटी सोल्ड या आइटम सोल्ड। अब आपने बेसिकली, आपको ये चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको बेसिकली ये वाली वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को जानने के लिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चाहिए होगा। बात समझ लग रही मेरी कि नहीं जी। लग रही? जी सर। मैंने आपसे ये कहा कि बेसिकली आपको कहता है जनाब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली। इस वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि आपको ये वैल्यू चाहिए होगी आइटम सोल्ड जानने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले आप इसका ये फॉर्मूला पुट अप करेंगे, आपके पास क्यूडी की आंसर आ जाएगा। क्यूडी का आंसर कैसे आएगा? हम जानते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू पीडी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि गिवन है -1.2 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब इसका आंसर परसेंटेज में आएगा लेकिन माइनस में आएगा। क्या इसका आंसर आएगा जी? ये आएगा 12 - 12। 12 माइनस नहीं, परसेंटेज। -12।
-12 आएगा। परसेंटेज को मल्टीप्लाई। इसका जो आंसर आएगा बेसिकली आपके पास, वो आएगा सिंपल परसेंटेज, आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते। इसका आंसर आएगा 12%। आ गया। अब अगली बात आती है कि हमें 12% किस पे निकालना है। 12% जो हमारे पास क्वांटिटी आती है, हमने किस पे निकालना है। अब यहां पर मैं ब्रेक लगाता हूँ। एक चीज, ये जो मैं कैलकुलेशन की, समझ लगी सबको? कैस? जी सर जी। ठीक है। जी अच्छा जी, अब जरा हम वापस जाते हैं सबसे पहले। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उसने बात बोली है। सर ये बताना, वो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव का, इसमें हमने इलास्टिसिटी डिमांड में नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं बेटा। ठीक है। ठीक है। हमने इलास्टिसिटी डिमांड में नेगेटिव साइन को, ये बेसिकली शो करता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है। कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम होगी। ठीक है। लेकिन इससे सर अगर तो कैलकुलेट जो है वो क्वांटिटी हुई है ना। मेरी बेटा मेरी बात सुनो, परसेंटेज के साथ आप कभी भी माइनस साइन नहीं लगाते। ठीक है सर। ठीक है। और दूसरी बात है, माइनस साइन को मैंने कल जो लेक्चर में जब मैं ये बात बोली थी, आपने माइनस साइन क्या करना है, इग्नोर करना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर जो वैल्यू आई है, वो लेस देन 1 है कि लार्जर देन 1 है या 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। अब उसने आपको खुद ये बात बता दी है कि बॉस, ये पॉइंट नंबर 3 देखो। अब उसने कहा कि हमारे कंपेटिटर ने प्राइस कम की थी, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो कितनी है, कितने यूनिट है, 40,000 यूनिट है। 40,000। अब हमने ये बताना है कि इसमें कितना चेंज आया है। अब हमारे पास समझ लगी कि नहीं लगी? अब जी यहाँ पर आपके पास यूनिट कितने थे, आंसर कितना आया था हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, 12%। 12। इज इक्वल टू 12%। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी है वो कितनी आई है। हम जानते हैं वो ऑलरेडी कितनी है, 40,000 यूनिट्स थे। तो न्यू चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12% से। ठीक है। सर वो लिखा हुआ था कि 240,000, इसका मतलब ये नहीं है कि 8% डिक्रीज के बाद 40,000 हुआ है? नहीं, उसने वो इम्पैक्ट बताया था कंपैटिटर का, कि कंपैटिटर की प्राइस चेंज हुई है। बात समझ वो लगेगी? लिखा हुआ था ना कि 8% डिक्रीज टू 40%, 2000 240,000 2021। मेरी जान के टोटे, तूने फिर पढ़ा ही ध्यान से नहीं है जाने में। तो पढ़ो क्या लिखी है लाइन। दिस रिजल्ट कहता है प्राइस ऑफ कंपेटिटर हिप्पो बैरल वाज रिड्यूस्ड। उसने 20% हिप्पो बैरल ने अपनी प्राइस कम की है। ठीक है। ठीक दिस है। रिजल्ट इन 8% डिक्रीज इन डिमांड फॉर द हाइड्रोकेमिकल टू 40,000 यूनिट। ठीक है बॉस? 240,000 के मतलब 8% डिक्रीज के बाद वो हुआ 40,000। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ तो अब ये फाइनल जो 2000 ये 40,000 है 8% डिक्रीज करने के बाद। हाँ जी, डिमांड ये होगी। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जी। इलास्टिसिटी डिमांड भी निकाल दी है, कि इलास्टिसिटी डिमांड भी अगले हमारे ये है, 1 - 1 पे आ रही है। ठीक है। तो उसकी वजह ठीक से है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमें नहीं पता। हमें से इतना पता चल गया कि जनाब 12% इम्पैक्ट पड़ रहा है। सही है। ठीक है जी। अब फिर से आपने क्या करना है, सिंपल आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा मल्टीप्लाई भाईजान। ये क्वेश्चन, जी इस तरह का क्वेश्चन एक दफा ही पेपर में आया है। वैसे क्वेश्चन उसके बाद कभी रिपीट ही नहीं हुआ। जैसे 22 का क्वेश्चन है, आपने क्या किया, आपने अब टोटल रेवेन्यू निकालना था, प्राइस गिवन है आपके पास, और आपने क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट कर लिए। क्या प्राइस कितनी थी, 140 थी। और आपके पास बल्कि नहीं, प्राइस भी आपने चेंज करनी थी। प्राइस आपने क्या करनी थी, चेंज करनी थी। कैसे करोगे? नई प्राइस कैसे निकालोगे? सर, ओल्ड माइनस न्यू। उसने प्राइस देखो ना, ये देखो, फिर से प्राइस इंटू क्वांटिटी। उसने कहा जी प्राइस में 140 में कितना डिक्रीज आया आपका, डिक्रीज आया 10% का। ठीक है। तो आप जी इसमें से माइनस कर देंगे इसी का 10%। ठीक है। सर, 14 माइनस हो जाएगा।
हाँ, तो 126 ये वाला। आपके पास इसकी प्राइस कितनी आएगी? $126। $126। और क्वांटिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था? क्वांटिटी के लिए आपने क्या किया? आपने 40 को मल्टीप्लाई किया किससे? 12% 12 से, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 4800। 1.12, यही बनता है ना? हाँ, 1.12। जी सर जी। हाँ जी। अच्छा, क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर आया 44800। ठीक हो गया। तो क्योंकि आपने फाइंड आउट ये करना है, रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? 126 मल्टीप्लाई बाय 44800। इसका जो आंसर आएगा, जिसपे आपको पूरे मार्क्स देगा, वो होगा 5644। कैलकुलेटर फिर बंद हो गया। हाँ, 800। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपके पास है जी सर। पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, क्योंकि ठीक ये है। क्वेश्चन था आपका 2022 का, इसलिए क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। पर अब सवाल कभी भी इतने जी मार्क्स का नहीं आएगा। कितने मार्क्स क्वेश्चन अब आएगा? जस्ट 4 मार्क्स का। भाई समझ लगी? ये जी थोड़ा सर। सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं करते, बच्चों ने ये भी किया था, बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने सिंपल क्या किया था, बच्चों ने प्राइस चेंज निकाला था, 126 आ गया, जी। उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे 40 से। ठीक है, तो सिर्फ इतना सॉल्व अच्छा। करने पे उसने आपको 3 नंबर दिए थे। जब तक आपने ये एक्यूरेट आंसर नहीं था निकालना, उसने आपको 5 मार्क्स नहीं दिए। जी, क्या ये बात क्लियर हुई? जी। कैश भाई? हाँ जी सर, आगे समझ। ओके जी। हमारा आज का टॉपिक है, वो आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है, उसी को मैं करने जा रहा हूँ। उसका नाम है CPA, बोले तो क्रिटिकल क्रिटिकल। पाथ एनालिसिस। अच्छा, एक बात बताओ, CPA होता क्या है? बेसिकली पहली बात तो ये एक प्लानिंग टूल है। प्लानिंग टूल है किसके अंदर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा जी, मुझे कोई बंदा बता सकता है प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? सिंपल, व्हाट इज सर। प्रोजेक्ट? जी, सर वेरी कोई गुड जी। टास्क। हम कहते हैं अ सीरीज और सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज टू टू अचीव परफॉर्म एनीथिंग। टू फुलफिल अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश भाईजान ने नया मार्केट बनानी है। ठीक है, या उसने अपनी फैक्ट्री को रीलोकेट करना है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। ये जब भी किसी खास ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपके पास सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, वो हमारा क्या प्रोजेक्ट है। नॉर्मली बिजनेस में प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं नॉर्मली? ठीक है, अब नॉर्मली हमारे पास जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया हमारे पास, कौन सा वाला हो गया? एक हो गया रीलोकेशन वाला। जब भी हम फैक्ट्री को क्या कहते हैं? रीलोकेट करते हैं। ये दूसरा क्या होगा? हम बिजनेस को नया कोई सिस्टम लॉन्च कर दिया, कोई ERP ले आए, कोई नया IT सिस्टम ले आए। नई ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। या आपने न्यू फैक्ट्री ओपन करनी है, ये आपकी क्या है? ये भी एक नया प्रोजेक्ट है। कोई प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक डेट होती है, स्पेसिफिक उसके लिए बजट होता है, आपने उसको उसी में फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आपने एक बात बतानी है। हमने ये बात देख ली कि प्लानिंग टूल है। अब पहला सवाल तुम्हारा क्या होगा? सर आप मुझे ये बताएं कि मेरा जो कोई भी प्रोजेक्ट है ना, जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सर वो प्रोजेक्ट कितने दिनों में खत्म होगा? ठीक है,
यानी कि कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है, एक मिनट यार, एक मिनट, मेरा जो कोई भी प्रोजेक्ट है वो कितने दिनों में खत्म होगा प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रोजेक्ट की मिनिमम कंप्लीशन डेट क्या होगी, मिनिमम कंप्लीशन ड्यूरेशन कितना होगा, कम से कम कितने वक्त में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज क्या चाहिए? ये सबसे ज्यादा, और इसमें से विच आर द एक्टिविटीज, और व्हाट आर द एक्टिविटीज which are very important, which are very important। जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हों आप फुलफिल कर सकते हैं, उसके लिहाज से आपने ये बात उसको लाजमी बतानी है कि कितने में ये एक्टिविटी आपकी फुलफिल हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले वो आपको क्या करता है, एक न्यूमेरिकल देता है, एक डायग्राम बना के देता है। डायग्राम कैसी बनती है, डायग्राम आपके पास ऐसी बनती है। आपने इस डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, नोड। ये क्या है, नोड है। अब इसी नोड के अंदर आपके पास एक टी बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर नोड का नंबर होता है, इसको हम कहते हैं नोड नंबर। और यहां पर इस पॉइंट पे आपका आता है EST, और इस पॉइंट पे आता है आपका LFT। EST क्या होता है, EST हम कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टअप शॉर्ट। टाइम। इसको हम कहते हैं LFT को लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट सर ये स्टार्टिंग फिनिश में टाइम। ये EST और LFT जीरो होते हैं ना? हाँ जी, वो बताता सब कुछ, ठीक है। ये, और दूसरी बात ये, अब एक एग्जांपल लगाता हूँ, छोटी सी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपके एक पास पेपर का क्वेश्चन खोलते हैं, मैं अपने पास एग्जांपल देते नहीं हूँ, ठीक है। हम अपने एक पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, और आपसे मैं पूछता हूँ, आपने ये देखो जनाब, ध्यान से एक चीज देखनी है, आपको स्क्रीन पे आया हुआ है, क्या लिखा हुआ ऊपर, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी। कहता है अ नेटवर्क डायग्राम फॉर इंस्टॉलिंग न्यू कॉफी रोस्टिंग मशीन। अब उसने आपको एक डायग्राम बना के दे दी हुई है, ठीक है। अब उसने यहाँ पर आपको एक्टिविटीज के नाम बताए हुए हैं। क्या क्या हुआ है, एक्टिविटीज के नाम बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई, एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी जी, एक्टिविटी एच। ए क्या है, ऑर्डर रोस्टिंग मशीन, पहले ऑर्डर दे दिया। बी, आपने गैस को इंस्टॉल कर दिया। सी, आपने बिल्ड एडिशनल स्टोरेज कंटेनर्स, उसने डिफरेंट आपको बताया इसमें हो क्या रहा है। नीचे रिक्वायरमेंट क्या दी थी उसने, कहता है रेफर टू अपेंडिक्स, कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्टअप टाइम फॉर एक्टिविटी ई। एफ, टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी डी, फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी डी। उसने आपको ये एक्टिविटी कहीं पर भी ड्रॉ करने के लिए नहीं दी कि ये आप पूरा का पूरा जी। ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। आपको पता है पहले जो पुराने पेपर थे उसमें आपको कहता है कि आप इसको ड्रॉ करें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सामने एक और डायग्राम बनी हुई है। क्या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अभी मैंने ओपन किया फाइल इसका, ये टेबल का जीसी टेबल का। ले लिया सर। ले लिया जनाब, ओके, डन हो गया, ठीक हो गया। अभी इसमें आपको मैंने ये नहीं करवाना कि इसमें डमी एक्टिविटी, डमी के लिए मैं पूरा स्टोरी समझानी पड़ेगी आपको। इसमें भी डमी एक्टिविटी है, ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके करते हैं, क्योंकि डमी एक्टिविटी मैंने आपको समझानी है, डमी एक्टिविटी आपको समझ नहीं लगेगी। आप में से हमें किस वही नहीं किस, होती डॉटेड लाइन? हाँ बताता हूँ डमी एक्टिविटी क्या होती है। आप में से किस किस ने इसको
ड्रॉ किया हुआ है, सर क्लास में किया था। क्लास में आपने ड्रॉ किया था, डन हो गया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा तो मुझे वो ओपन करना पड़ेगा वहां से। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। लेट मी चेक द पेज नंबर। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी क्या होती है गैस, मतलब यही बता दो मुझे। क्रिटिकल क्या? ये सीपीए क्या होता है बाय द वे, मैंने 3 बातें बताई थी। क्रिटिकल पाथ हाँ, एनालिसिस होता क्या है? क्रिटिकल पाथ एनालिसिस आपने बताया था, ये प्लानिंग होती है। हम्म। उसके बाद इसमें आपने वो नोड का बताया है जिसमें हम्म। दो वो थे ऊपर, क्या कहते हैं। ओके, डन हो गया। आपके पास ये लिखा हुआ है, कहता है कि earthquake happened at 6:45 p.m. A television company plans to feature the result around 10 p.m. The producer dropped the list of the tasks that need to be done in order to make this possible. उनका प्रोजेक्ट क्या है कि उन्होंने एक earthquake हुआ है, उसकी उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है न्यूज चैनल पे। उसके लिए उसके पास एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, ABCDEFG। आपने देखा है एक्टिविटी को उन्होंने एक अल्फाबेट से डिनोट किया हुआ है। अब आगे कॉलम में उन्होंने बताया कि एक्टिविटीज हैं क्या, ये एक्टिविटी के डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। कम्युनिकेट विद द लोकल ब्रॉडकास्टर, टाइम कितना है 15 मिनट्स। इंटरव्यू अर्थक्वेक एक्सपर्ट 20 मिनट्स। फिल्म एंड द अर्थक्वेक इन अर्थक्वेक एरिया 60 मिनट्स। एमरजेंसी प्लानिंग ऑफिसर इंटरव्यू 20 मिनट। स्टूडियो रिव्यू 30 मिनट्स। प्रिपेयर फिल्म 25 मिनट्स। एडिट फिल्म। अच्छा जी। अब इसका अगर अगला कॉलम कौन सा है, प्रोसीडेड बाय। पेपर में लिखा आएगा फॉलोड बाय। क्या लिखा आ सकता है, फॉलोड बाय। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, ऑल कहते हैं ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, critical path activity, calculate the free float and total float for the activity D। अब नॉर्मली ये 4 चीजें पहले आया करती थी, अब क्या आती है सिर्फ सेकंड और थर्ड, सेकंड वाली ऑप्शन और थर्ड वाली ऑप्शन पूछी जाती है। बात समझ लग रही मेरी? अब अगर मैं इसी का, आपने स्क्रीनशॉट लेने फटाफट सारे, मैं भी अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ जी ताकि हम इसको एक ही वक्त में इसको ड्रॉ करें। अब आपने इसको ध्यान से मेरे बेटा देखना है, क्योंकि ये आपका ले ली। ले लिए। अगर आपको समझ ना लगी तो फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा आपके लिए। ओके जी। अब फिर से हम उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपके पास किस किस एक्टिविटी से पहले कोई प्रोसीडिंग एक्टिविटी जीरो है। हर बंदा बताएगा पहले मुझे। कैश पहले मुझे आप बताओ। सबसे पहले जब आप क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो नेटवर्क डायग्राम के लिए, नेटवर्क डायग्राम के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। वो क्या इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पहले अपने पास एक नोड लगाते हो। नोड लगा दिया आपने?